अमित जब ऑफिस से आया तो अमित के बड़े भाई, जो इस दुनिया में नहीं थे, उनकी बेटी परी के मुंह से पापा पापा शब्द सुनकर अमित के पैर टिक गए। मुस्कुराकर अमित परी को गोद में उठाकर प्यार करने लगा और परी से खेलने लगा। परी 1 वर्ष की चुलबुली लड़की है और बोलना अभी प्रारंभ ही किया है। 2-4 शब्द ही बोलती है और आज पहली बार परी के मुंह से पापा शब्द निकला है। परी की माँ राधिका यादों में खो गई। परी के पापा बोलने और पापा को समझाने पर वह क्या प्रतिक्रिया दे, क्या सोचे और क्या करे, कुछ भी नहीं समझ रहा था। उसकी आंखें भर चली, दुपट्टे से आंखों को ढककर अंदर कमरे में चल गई और फपक फपक कर रोने लगी और बिस्तर पर धाम से गिर गई। मालूम नहीं कब तक यह रोती रही और रात हो चुकी थी। अंधेरे को दूर करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। राधिका में परी के मुंह से निकले पापा शब्द सुन के दिमाग में घूमते रहे। 1 घंटे तक चाचा के साथ खेलती रही। फिर जब उसे भूख लगी और चाचा परी की गोद से नीचे उतरकर भागी, परी की दादी परी के पीछे राधिका के कमरे में गई, बत्ती जलाई। बत्ती जला के राधिका चौंक गई, फटाफट बिस्तर से उठी और परी को गोद में ले लिया। मैं परी के लिए खिचड़ी बनाती हूँ, इसका खाने का समय हो गया है। बहू को रोती देख परी की दादी को कहा, तुम परी के साथ बैठो, खिचड़ी मैं बनाती हूँ। रात में परी के दादा और दादी के बीच में वार्तालाप होता था कि परी ने आज अमित को पापा कहा। अमित की उम्र विवाह योग्य है, ऑफिस का काम भी अच्छी तरह से संभाल रहा है। परी ने आज चाचा को देखकर पहली बार पापा कहा। परी ही चाचा को पापा समझती है, उसी के साथ खुश रहती है। अगर अमित की शादी राधिका से हो जाए तो सबके हित में रहेगा। परी के दादा ने कुछ सोचकर कहा, बात तो उचित है, घर की बात घर में ही रहे, इज्जत बाहर न जाए। परंतु क्या राधिका और अमित इस पर राजी होंगे? उन दोनों की रजामंदी भी चाहिए। उसका मानना पड़ेगा। घर में सुख शांति और इज्जत के लिए बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि पहले ही नकार दे, उसके बाद में सब मान जाएं। कुदरत और समाज भी इजाज़त देता है। भाई की मृत्यु के बाद छोटा भाई भाभी के साथ विवाह कर सकता है। उसका मानना पड़ेगा। बड़े बूढ़ों के साथ उसका उठना बैठना पड़ेगा। समाज की उच्च नीच बतानी पड़ेगी। वह बच्चे हैं, उनको हर कीमत पर इस फैसले के लिए रजामंद होना ही पड़ेगा। दादी ने अपना फैसला दादा को सुना दिया। भाग्यवान, तेरी बात ठीक है। यह हमारा वाला पुराना समय नहीं है कि जब बच्चे चुपचाप अपने अभिभावकों की बात मानते थे तो विवाह के लिए बड़े बूढ़ों ही लड़का लड़की देखे थे और लड़का लड़की एक दूसरे को विवाह के समय ही देखते थे। आज वह बात नहीं है। यदि अमित की पसंद कोई और है तो क्या उसे अपना फैसला थोपना उचित होगा? दादी ने पलट कर कहा, तुम अपनी जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दोगे तो राधिका इस घर में नहीं रहेगी। जवान है, अमित की हम उम्र है, परी को उसका पापा समझती है। तुमको पहला करना होगा राधिका के माँ बाप के पास कल सुबह संदेश भेजो। राधिका से मैं बात करती हूँ, उसके माँ बाप से उसे पर दबाव डलवाना तुम्हारा काम है। अमित से हम दोनों बात करेंगे। बड़े मामा की बात बहुत मानता है। भाई से मैं बात करती हूँ। दादा और दादी का अमित के साथ बहू के विवाह के पीछे मुख्य कारण परिवार की अटूट संपत्ति है, जिसका भी बंटवारा नहीं चाहते। उनका बड़ा बेटा पिछले वर्ष एक सड़क दुर्घटना में चल बसा। उसके विवाह को केवल 1 वर्ष ही हुआ था। बहू गर्भ से थी तो परी ने शुरू से अमित को ही देखा है, उसी को अपना पापा समझती है। अब उम्र अमित की राधिका के विवाह के उनका कोई आपत्ति नहीं नजर आई। धर्म और समाज के ऐसे विवाह को मान्यता दे रखी है। इधर अमित और नीलिमा कॉलेज से एक ही दूसरे से नज़दीक थे। नज़दीकियाँ प्यार बदल चुकी थी। दोनों अपने परिवार से विवाह की अनुमति मांगने वाले थे। तभी अमित के भाई के निधन के कारण दुख के वातावरण में बात नहीं हो सकी। बरसों के बाद ही कुछ हो सकता था। पिछले महीने बरसी भी थी
वातावरण में बात नहीं हो सकी। बरसी के बाद ही कुछ हो सकता था। पिछले महीने बरसी भी हो गई। इधर अमित के माँ बाप अमित और राधिका के विवाह पर चर्चा कर रहे थे और उसी रात इस समय अमित और नीलिमा भी अपने विवाह के लिए सपने देख रहे थे। अपने परिवारों से अनुमति लेने की बात कर रहे थे। सपने तो सपने ही होते हैं, हर कोई देखता है, लेकिन साकार तो किसी एक के ही होते हैं। हाथ की लकीरें कुछ जुदा होती हैं, सपनों से नहीं मिला होता। नदी के दो किनारे होते हैं, सपना और हकीकत जो साथ साथ चलते हैं पूरी उम्र, परंतु एक नहीं होते। कुछ ऐसा ही अमित और नीलिमा सोच रहे थे। अगली सुबह का उत्सव को इंतजार था। अमित से पहले उसके माँ बाप बिस्तर छोड़कर काम में जुड़ गए थे। अमित का बड़ा मामा तड़के ही बहन बहनोई और सेवा के हाजिर था। अमित की माँ ने रात सोने से पहले ही बड़े भाई को फ़ोन कर दिया था। सुबह चाय की चुस्कियों के साथ भाई को समझा दिया यह विवाह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। घर की संपत्ति और इज्जत किसी भी हालत में दहलीज पर नहीं जानी चाहिए। समय की नज़र और देखते हुए बड़े मामा फटाफट राधिका के मायके पहुंच गए। सुबह सुबह बिना कोई खबर की अचानक मामा को देख राधिका के माँ बाप सोच में आ गए। जानते ही नाश्ते का इंतजार में जुटे तो माँ ने बिना किसी औपचारिकता की राधिका और अमित के विवाह का प्रस्ताव रखा। कुछ छुट्टी के पश्चात उन्होंने माँ से पूछा कि क्या आपने राधिका से बात की? पहले तो आपकी रजामंदी होनी चाहिए, फिर बेटी से बात आप कीजिए। वक्त का ताज़ा है। आप राधिका की उम्र देखो, मात्र 27 साल की विधवा हो गई है। अभी पूरी जिंदगी बाकी है। 1 वर्ष की बच्ची हमारे परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, आपको भी नहीं हो सकती। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बेटी की रजामंदी आप लीजिए, उसको समझाइए, आपका कर्तव्य है। मामा के कथन में आदेश था। चलते चलते माँ ने कहा कि इस शुभ कार्य के विलंब नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो तो मेरे साथ चलिए और लगे हाथ बेटी से भी बात कर लीजिए। मामा कोई समय नहीं देना चाहते थे जिसे कोई विधान पड़े। राधिका के माँ बाप कुछ सोचे उससे पहले माँ ने कहा कि बातें कर लेंगे, चलिए। सुन भाव से राधिका के माँ बाप के साथ चल बैठे गए। राधिका का अमित के साथ विवाह का प्रस्ताव उनको भी भाई विधवा बेटी पुनः विवाह से उत्सुक हो सकती है। आज तो उसके पास ससुर खुद विवाह के राजी है। यदि वे प्रस्ताव ठुकरा देते हैं तो हो सकता है कि उसको मायके जाने को कह दे। राधिका के भाई बहन क्या पूरी जिंदगी उसका साथ दे सकेंगे? बैठे राधिका की माँ बाप इस निर्णय पर पहुँच गए कि राधिका के सुख में भविष्य के लिए राधिका और अमित के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। राधिका के घर पहुंचकर उसे सास ससुर से औपचारिकता पूर्ण बात की। राधिका की माँ बेटी से बात करने उसके कमरे में चली गई और पिता अमित के पिता से बातचीत करते रहे। राधिका प्रस्ताव सुनकर असमंजस में पड़ गई कि क्या उत्तर दे। आखिर बेटी परी की खातिर उसने हाँ कर दी। मात्र 27 साल की उम्र में विधवा होना किसी श्राप से कम नहीं है। पिता की कमी परी को रहेगी। उसके सास ससुर के बाद अमित और उसका परिवार क्या उसको घर में मान सम्मान देगा? उसके घर में क्या हैसियत होगी? क्या दूध में मक्खी की तरह उसको निकाल दिया जाएगा? उसकी इस घर में और अपने घर में क्या स्थिति होगी? उसकी अपनी ज़रूरतें क्या सारी जिंदगी मांग मांग कर बितानी पड़ेगी? अनिश्चित भविष्य से अच्छा इस विवाह के प्रस्ताव को कबूल करना ही ठीक रहेगा। जब दोनों परिवार इस मिलन को स्वीकृति दे हैं तब उसको इस रिश्ते से बंध जाना चाहिए। हालांकि उसने कभी देवर को पति का स्थान पर नहीं देखा। प्रकृति और समय के आगे चाहे अनचाहे कभी उन कार्यों को पूरी उम्र करना पड़ता है और रिश्तों को भी निभाना पड़ता है। शुरुआत भले अनचाहे हो, कुछ समय बाद रिश्ते तो गहराई में डूब ही जाता है। हर गम को भूलकर नए रिश्ते बनाना चाहिए और समर्पण के साथ निभाया जाता है। मन की विरह को खुद मन ही नहीं जान सका है। दोनों परिवार ने अमित और राधिका के रिश्ते को मान्यता दे दी। अमित जब इस रिश्ते के लिए अपने कमरे में निकलकर हॉल में आया
तो मामा सोफे पर बैठे चाय की चुस्कियां के साथ अखबार पढ़ रहे थे। मामा कब आए, कहता हुआ अमित अपने प्रिय मामा के बगल में बैठ गया। मुबारक हो भांजे, बहुत बहुत बधाई। क्या लख लख बधाइयाँ, कहते हुए माँ ने अमित का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। किस बात की बधाई दे रहे हो, अमित ने कहा। हाथ में अखबार लिया और सुर्खियाँ पढ़ने लगा। भाई, तुम्हारी शादी की बधाई दे रहा हूँ। मामा, मजाक करने के लिए सुबह सुबह और कोई नहीं मिला? मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी। शादी और मेरी? मुझे मालूम भी नहीं। मामा, मुझे खींचो मत लो, इसमें खींचने की बात नहीं है। सचमुच में हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है, मेरे से बिना पूछे। अमित अभी भी मामा की बातों में मजाक ही समझ रहा था। तभी अमित के माता पिता भी हॉल में आ गए और बहू को नाश्ता लगाने को कहा। इससे पहले अमित को समझ सकता उसके माता पिता दोनों एक साथ बोले, मामा तुमसे मजाक नहीं कर रहे थे, यही हमने सोचा है और हम परिवार वालों की रजामंदी भी इसी में है कि हमने तुम्हारा विवाह राधिका के साथ तय किया है। राधिका सुनकर अमित स्तंभ में रह गया। माँ, वह तो मेरी भाभी है और आपने मेरे से पूछे बिना भी, अमित ने विरोध जताते हुए कहा। अमित, कुछ बातें घर के बड़े तय करते हैं, उसमें सबकी भलाई होती है। विवाह जैसे गंभीर मामलों में बड़ों की राय सदा गुणकारी और लाभदायक होती है। हमारे परिवार में शादियां हमेशा बड़े बूढ़ों ने ही तय की है। पिताजी की आवाज़ में एक तरह का आदेश था, परंतु आजकल हर कोई अपनी पसंद से विवाह करता है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों से पसंद पूछी जाती है। लव मैरिज भी हमसे अधिक तलाक होते हैं, जहां माँ बाप शादी तय करते हैं, जोड़े निभाते हैं और पूरी जिंदगी का सफ़र मिलकर तय करते हैं। कहीं झगड़ा होता भी है तो बड़े बूढ़े मार्गदर्शन करते हैं। और सुना है कि लव मैरिज में जरा सी खटपट हुई नहीं, तलाक की नौबत हो जाती है। दोनों में सुलह कराने के बीच नहीं पड़ता। पापा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और आपसे उसके बारे में बात करना चाहता था। प्रेम शादी से पहले नहीं, बाद में होता है। जिसे तुम प्यार करते हो वह सिर्फ आकर्षक होता है। मेरा और तुम्हारी माँ का प्रेम आज तक कायम है और यह रोज गाढ़ा होता जाता है। तुम अपने चहेते मामा से पूछो, क्या वह तुम्हारी मामी से प्यार नहीं करते? मामा ने हाँ में हाँ मिलाई। अमित बेटा, जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असली प्रेम क्या होता है, उसकी अनुभूति विवाह के बंधन में बंधने के बाद ही होती है। हर रोज एक नया और ताज़ा प्रेम। भांजे, जीजा जी की बात में दम है। मामा, तुम भी पापा की हाँ में हाँ मिला रहे हो। मेरी तो सुनो, हमने सबके भले की सोच की है, निर्णय लिया है। तुम और राधिका एक उम्र के हो, दोनों सुंदर भी हो। परी तुम्हें अपना पिता समझती है, लेकिन मैं राधिका को भी भाभी की तरह देखता हूँ। अमित ने रिश्ते को ना करने को कहा। अमित, तुम अपनी पत्नी की तरह देखो, राधिका अब तुम्हारी पत्नी है। बस शुभ मुहूर्त निकलवा कर तुम दोनों की शादी होनी है। तब तक समय है, पत्नी की तरह देखना आरंभ करो, क्योंकि यही हमारे परिवार की हित में है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी इज्जत और दौलत कहीं बाहर जाए। कभी कभी अपना जीवन परिवार के लिए कुर्बान करना पड़ता है। हर ख्वाहिश पूरी हो यह जरूरी नहीं। आज तुम किसी से शादी करना चाहते हो, यदि तुम्हारा भाई जीवित होता तब जरूर तुम्हारी चाहत संपूर्ण होती, परंतु अब हालात से जुड़ा है, अपना नहीं परिवार को सोचना है। तुम्हें अमित के माँ बाप से अंतिम शब्द दिए। अमित मजबूर हो गया, वह गुमसुम रहने लगा। माता पिता समझते थे कि एक बार शादी हो गई तब धीरे धीरे समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारी शुरू हो गई। अमित का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसके दिल दिमाग में नीलिमा बसी हुई थी। कैसे उसके स्थान पर भाभी को बिठा दिया। नीलिमा को भूलना आसान नहीं था। नीलिमा से एक दो बार मिला। नीलिमा कहती, अमित सुनता है घर छोड़कर नीलिमा के साथ भाग जाए। अलग दुनिया बसाने का ख्याल आया, परंतु नीलिमा के समर्थन नहीं दिया। जब हमने प्यार किया है तो डरे क्यों? सबके साथ सबके सामने विवाह के संबंध में बंधेंगे। पूरी जिंदगी भगोड़ा बनकर नहीं बनना है। नीलिमा घर छोड़कर भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। अमित मेरे परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा है।
मैं भागकर अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा और इज्जत पर दाग नहीं लगाऊंगी। नीलिमा उसके साथ भागने को तैयार नहीं थी। अमित के माता पिता राधिका के साथ विवाह को आतुर थे। दिन नीलिमा को अपनी बहू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनकी अपनी मजबूरी थी। नीलिमा का साथ न मिलने पर मजबूर अमित भाभी के साथ पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर विवाह हो गया। 7 फेरे और 7 वचन राधिका के साथ ले तो रहा था, लेकिन उस समय आंखों की आगे नीलिमा का खूबसूरत चेहरा आ रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वह 7 फेरे राधिका के साथ नहीं बल्कि नीलिमा के साथ ले रहा है। वात्सिकता को जुदा विधिवत रूप में उसने राधिका को पत्नी स्वीकार किया। घर में सभी प्रसन्न थे। घर की इज्जत घर में रही और व्यापार का भी बंटवारा नहीं हुआ। अमित के माता पिता सबसे अधिक प्रसन्न थे। अमित का मन कहीं और, तन कहीं और। वह क्या कर रहा है उसे खुद एहसास नहीं, बस जैसा परिवार चाह रहा था करता रहा। एक नीलिमा का आसरा था, वह भी साथ निभाने को तैयार नहीं हुई। लेकिन माँ वास्तविक में भूल जाना ही इतना आसान नहीं था, और जो जीवन संगनी बनी उसे दिल में बसाना आसान नहीं था। रात कमरे में अमित पंखे की टटकटी लगाकर देख रहा था। करवट बदलती और नींद में वह नीलिमा बुदबुदा गया। पल को नीलिमा सुनकर राधिका का दिल सुन्न हो गया। उसका मन भी विचलित हो गया। अमित के मन में आज भी नीलिमा बसी है। अमित के मन में सिर्फ नीलिमा ही है। मन में क्या है? नीलिमा के साथ अमित का क्या रिश्ता है? राधिका ने कुछ समय के लिए अमित को छोड़ दिया। समय ही घाव देता है और मरहम भी वही लगाता है। शादी की 1 साल बाद विधवा हो गई और अब फिर सुहागन समय की ताकत उसे अंदाजा बखूबी छोटी उम्र में हो चुका था। उसने अमित से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह नींद में नीलिमा बुदबुदाता है। वह समझ गई कि नीलिमा अभी भी पति के दिल में है। 1 वर्ष बीत गया। नीलिमा का विवाह भी हो गया। अब राधिका ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया था। परिवार में खुशियां छा गई। माता पिता खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। एक पटरी और एक प्रश्न के साथ परिवार संपूर्ण हो गया। उससे अधिक खुशी इस बात की थी कि अमित राधिका के करीब आ गया। उसका ध्यान अपने से भी अधिक रखता था। हर छोटी बड़ी बात राधिका के सामने ही रखता था। राधिका भी आज खुश थी। अमित देर से सही मन से भी उसके समीप आ रहा था। अमित का कमान राधिका के हाथ में आ गया। तन के साथ मन भी जुड़ गए। राधिका ने कभी पति से नीलिमा का जिक्र नहीं किया। अपनी सुखी जीवन और गृहस्थी में कोई विघ्न नहीं लाना चाहती थी। अब उसने नीलिमा का कहना भी छोड़ दिया था। विवाह के बाद विचलित मन के कारण अमित राधिका के साथ हनीमून नहीं गया। फिर अगले वर्ष पुत्र ईशान के जन्म के कारण 1 वर्ष बीत गए। इन 5 वर्षों में छोटे बच्चों के कारण कभी घूमने नहीं निकले। पहले अमित की मनोदशा और फिर उसके छोटे बच्चों के कारण या फिर काम की व्यस्तता के आज 5 साल बाद अमित ने राधिका के साथ हिल स्टेशन घूमने का प्रोग्राम बनाया। राधिका खुशी से झूम उठी कि उसकी तपस्या और मौन रहने का फल मिल रहा है। लंबी कठिन और परीक्षा रिजल्ट आया है। 100% अंकों के साथ सुबह के 5:30 बजे ट्रेन देहरादून पहुंच गई। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर राधिका बच्चों और सामान के साथ खड़ी थी। अमित टैक्सी वाले से बात कर रहा था। राधिका की नज़र कुछ दूर खड़े एक पुरुष पर पड़े जो अपनी कार के आने का इंतजार कर रहा था। उसको लेने वाली कार लेटे हो गई थी और एक युवक के साथ ड्राइवर से लड़ रहा था कि उसने खामखा सुबह सुबह प्लेटफार्म पर परेड करवा दिए और खड़े खड़े इंतजार करवा रहा है। ग्रुप में एक लड़की पर नज़र पड़ी और दिल धड़कने लगा। यह तो नीलिमा लग रही है। गौर करके देखा तो बिल्कुल ठीक पहचाना, यह नीलिमा ही है। क्या यह भी मसूरी जा रही है? सोचकर राधिका परेशान हो गई। कहीं आमना सामना हो गया तो फिर क्या होगा? अमित क्या करेगा? जिस मन का जुड़ाव बहुत मुश्किल से हुआ है उसका क्या होगा? तभी अमित ने राधिका का हाथ पकड़ा और बोला, अरे सुबह सुबह नींद नहीं खुली थी क्या? क्या सोच रही हो? टैक्सी में बैठो। सामान रख दिया और बच्चे भी टैक्सी में बैठ गए। अमित और राधिका टैक्सी में बैठे
और टैक्सी मसूरी की ओर रवाना हो गई। राधिका ने चैन की सांस ली कि पति नीलिमा को नहीं देखा। 1 घंटे के भीतर मसूरी रिसोर्ट में पहुंच गए। खूबसूरत छोटी छोटी कॉटेज बनी हुई थी। एक और कॉटेज में अमित और राधिका ठहरे। थकान के कारण दोनों बच्चे सो गए। कॉटेज के बाहर तो अमित बैठ गया और सामने प्रकृति का सौंदर्य निहार रहा था। मुग्ध हो गया। एक लंबे आश्रय के बाद सुकून के साथ अमित छुट्टियां व्यतीत करने आया। राधिका नहाकर लॉन में आई और बच्चों को उठाने के साथ दोनों को प्रेम वार्तालाप ब्रेक लग गया। दोनों कमरे में मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाने लगे। राधिका भागकर बच्चों के साथ आई। अमित भी नहाने के लिए गुलशखाने चला गया। अमित के बाद दोनों बच्चे परी और ईशान भी नहाकर तैयार हो गए। सब नाश्ता कर रहे थे कि पास के कॉटन से ही शोर आने लगा, जैसे कोई लड़ रहा है। वह आपस में बात कर रहे थे कि किस बेवकूफ़ ने इंतजाम किया। पहले देहरादून रेलवे स्टेशन पर देर कर से पहुंची, फिर रास्ते में कार खराब हो गई। 2 घंटे बाद दूसरी कार आई। 2 कार और दोनों खराब हो गई। सारा मूड खराब कर दिया। 1 घंटे का सफ़र 5 घंटे में पूरा हुआ और पैसा नहीं देंगे। ट्रैवल एजेंसी से लड़ रहे थे कि कोई पेमेंट नहीं करेंगे। टैक्सी वालों के साथ पेमेंट ना देने के कारण झगड़ा हो रहा था। रिजॉर्ट में मैनेजर भी बीच बचाव करते रहे थे। अमित राधिका से कह रहा था, क्या गवार अनपढ़ और सुअर लोग के साथ कॉन्टेक्ट में आए हैं। सारे रोमांटिक मूड खराब कर दिया। अमित ने टोन पर मक्खन लगाते हुए कहा, छोड़ो तुम अपनी बातों, हम अपना मूड क्यों खराब करें। राधिका ने चाय की प्याला अमित को देते हुए कहा। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।